Hello everyone, this is our first class related to Introduction to Computer System और ये क्लास HPSC PGT कंप्यूटर साइंस वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, व्हाट इज कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर हमारे क्या होता है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज टू प्रोसेस डेटा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कंप्यूटर इज एन electronic device which is used to process data। ठीक है, मतलब कंप्यूटर कैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज करते हैं किस लिए, डेटा को प्रोसेस करने के लिए। अब इसमें जो मेनली चार फंक्शंस होते हैं, ठीक है, मेनली इसमें चार फंक्शंस होते हैं। पहला क्या होता है, आप सभी को पता होगा, इनपुट देना। ठीक है, जो किसकी हेल्प से होता है, इनपुट यूनिट। दूसरा क्या होता है हमारा, इनपुट देने के बाद उस पर क्या होता है, प्रोसेसिंग विद द हेल्प ऑफ सीपीयू, या जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। जो आप यूज करते हो वो क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है हमारा आउटपुट, और उसके बाद क्या होता है हमारा स्टोरेज। ठीक है, ये आपको पता है आउटपुट यूनिट्स, लाइक आउटपुट यूनिट जैसे कि आपका क्या हो गया, स्पीकर। ठीक है, डेस्कटॉप, ये सब क्या है, आउटपुट यूनिट है। इनपुट यूनिट की बात करें तो इसमें क्या आता है आपका, कीबोर्ड, ठीक है, माउस, एक्सेट्रा। ठीक है, स्टोरेज यूनिट की जब हम बात करते हैं तो इसमें दो तरीके की स्टोरेज यूनिट आती है। पहला क्या है, प्राइमरी, और दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी। प्राइमरी में आप सभी को पता होगा कौन कौन से आते हैं, हमारा रैम और रोम। ठीक है, सेकेंडरी में वही सब, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, सॉलिड डिस्क ड्राइव, आपका सीडी, डीवीडी, मतलब जिसमें हमारा डेटा क्या होता है, परमानेंट स्टोर होता है, परमानेंटली स्टोर। और ये रैम, रैम की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए सबसे पहले। तो क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें जो डेटा है वो कैसा होता है, टेम्परेरीली स्टोर होता है। ठीक है, रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, आप लोगों को पता होगा क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और इसमें आपका डेटा जो स्टोर होता है वो होता है परमानेंट। ठीक है, तो मेनली इंट्रोडक्शन में क्या है, कंप्यूटर हमारे क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच इज यूज टू प्रोसेस डेटा, डेटा को प्रोसेस करने का काम आता है। इसके मेनली फोर फंक्शन होते हैं कि हम इसे इनपुट देंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, आउटपुट मिलेगा, फिर उस आउटपुट को क्या करेंगे, स्टोर कर देंगे। अब जब हम इसकी बात करते हैं किसकी, इनपुट की, प्रोसेसिंग की, उसके बाद आउटपुट की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कुछ चीजें हैं, जो कुछ टर्म्स हैं जो यूज होती है। ठीक है, जैसे कि जब हम इनपुट देते हैं, क्या देते हैं, इनपुट, तो वो किस फॉर्म में देते हैं, वो देते हैं डेटा की फॉर्म में। ठीक है, ये मेरा कंप्यूटर सिस्टम है, इसमें जो मैं इनपुट दूंगा वो किस फॉर्म में दूंगा, डेटा की फॉर्म में। यहाँ से जो मुझे आउटपुट मिलता है, क्या मिलता है, आउटपुट, वो किस फॉर्म में मिलता है, इंफॉर्मेशन की फॉर्म। ठीक है,
मतलब जो मैंने इनपुट दिया वो किस फॉर्म में है, डेटा की फॉर्म में, और जो मुझे आउटपुट मिला वो किस फॉर्म में था, इंफॉर्मेशन की। अब आप ये बोलोगे सर डेटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस क्या है, डेटा एंड इंफॉर्मेशन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो देखो बेटा डेटा क्या होता है, डेटा को हम शॉर्ट टर्म में क्या लिख देते हैं, एक तो रॉ फैक्ट्स, या फिर बोल देते हैं इसको मीनिंगलेस, मीनिंगलेस, या फिर इसको और बोल देते हैं अनप्रोसेस्ड डेटा, अनप्रोसेस्ड डेटा। ठीक है, अब इस रॉ फैक्ट्स, मीनिंगलेस या अनप्रोसेस्ड डेटा का क्या मतलब है, देखो मेरा जो सिस्टम है वो किस लैंग्वेज को समझता है, एमएल मतलब मशीन लैंग्वेज को, और हम जो इनपुट दे रहे हैं वो किस में दे रहे हैं, सपोज इंग्लिश लैंग्वेज में, तो कंप्यूटर इस इंग्लिश को थोड़ी ना समझ सकता है, वो किसको समझेगा, मशीन लैंग्वेज को। तो इसके लिए तो जो इंग्लिश है ये क्या है, मीनिंगलेस है। ठीक है, और अनप्रोसेस्ड क्यों है, क्योंकि अभी उसे इंग्लिश में हमें हमने डेटा दिया है, अभी उसने उस पर कोई काम नहीं करा। ठीक है, तो इंग्लिश में जो हम दे रहे हैं वो उसके लिए क्या है, मीनिंगलेस, क्यों, क्योंकि वो किस लैंग्वेज को समझ सकता है, सिर्फ मशीन लैंग्वेज को। ठीक है, तो ऐसा डेटा जो हम कंप्यूटर को देते हैं अपनी लैंग्वेज में वो क्या होता है, डेटा, क्योंकि अभी उस पर कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई है। ठीक है, उसके बाद जब हमने डेटा दे दिया, डेटा जब हम दे देते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो वो पहले क्या होगा, ट्रांसलेट होगा किस लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में, कंप्यूटर उसे समझेगा। ठीक है, समझने के बाद हमें क्या देगा, क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेस करने के बाद हमें क्या देगा, आउटपुट, और वो भी किस लैंग्वेज जिसे हम समझ सकते हैं। तो हम समझ सकते हैं इसका मतलब वो हमारे लिए क्या है, मीनिंगफुल है, तो इसलिए हम उसे क्या बोल देते हैं जो हमें आउटपुट मिलता है, इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो आया समझ में कि डेटा हम देंगे, कंप्यूटर से ट्रांसलेट करेगा मशीन लैंग्वेज में, उसे समझेगा, उसके बाद उस पर प्रोसेसिंग करेगा, फिर हमें आउटपुट देगा, और उस आउटपुट को हम समझ सकते हैं, इसका मतलब हमारे लिए क्या है, इंफॉर्मेटिव है। तो इसलिए हम उसे क्या बोल देते हैं, इंफॉर्मेशन। और वो इंफॉर्मेटिव क्यों, क्योंकि वो हमारे लिए क्या है, मीनिंगफुल है, उसका हमारे लिए कोई मतलब है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन को हम क्या लिख सकते हैं, पहला मीनिंगफुल, ठीक है, और प्रोसेस्ड डेटा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम क्या, किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं किसकी, प्रोसेसिंग की। क्योंकि इनपुट का तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इनपुट में हम क्या कर रहे थे, इनपुट में हम क्या दे रहे हैं, डेटा दे रहे हैं। ठीक है, और डेटा किसकी हेल्प से देते हैं वो तो आपको पता ही है, कीबोर्ड की हेल्प से, माउस की हेल्प से, मतलब जो भी हम सिस्टम के अंदर डाल रहे हैं वो क्या है, हमारा इनपुट, और वो किस फॉर्म में जाता है, डेटा की फॉर्म में। ठीक है, तो इसको हम कर कई बार ये भी लिख देते हैं, व्हाट गोज इन, क्या गोज इन, डेटा। ठीक है, एंड व्हाट कम्स आउट, क्या आएगी, इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए क्या होती है, मीनिंगफुल होती है, मुझे समझ सकते हैं। और ये डेटा जो है ये कंप्यूटर के लिए क्या होता है, मीनिंगलेस होता है, क्योंकि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम इनपुट के बाद बात करते हैं हम किसकी, प्रोसेसिंग की। किसकी बात करते हैं, प्रोसेसिंग की। तो देखो प्रोसेसिंग क्या होता है, प्रोसेसिंग के लिए हम किस यूनिट का यूज करते हैं, सीपीयू का। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं किसका, प्रोसेसर का। ठीक है, जब भी हम प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो इस यहाँ पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो होता है प्रोसेसर और दूसरा रैम। ठीक है, जब भी हम कभी फोन लेने जाते हैं तो हम उस क्या देखते हैं कि उसका प्रोसेसर क्या होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए।
ठीक है, और जो रैम है वो क्या होनी चाहिए, साइज में लार्ज होनी चाहिए। ठीक है, लार्ज इन साइज। अब रैम का ये साइज क्यों मैटर करता है, एंड प्रोसेसर जो है वो क्यों मैटर करता है। तो तुमने प्रोसेसर देखा होगा, प्रोसेसर किस फॉर्म में आता है, प्रोसेसर आता है जैसे मान लो 1.5 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है, ठीक है, 2.5 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर, ठीक। तो ये क्या होता है, 1.5 गीगाहर्ट्ज का मतलब क्या होता है कि 1.5 बिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। मतलब कि अगर कोई हमारा प्रोसेसर 1.5 गीगाहर्ट्ज का है तो वो एक सेकंड में कितने इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर सकता है, 1 बिलियन। ठीक है, तो जितनी हाई फ्रिक्वेंसी होगी, क्योंकि हमारी फ्रिक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज, ठीक है, तो ये भी क्या है, हर्ट्ज है। इसका मतलब क्या है, प्रोसेसर की यूनिट क्या होती है, फ्रिक्वेंसी। तो जितनी इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, हाई होती है, उतना ही हमारा प्रोसेसर क्या होता है, बेटर। तो आप यहां पे लिख सकते हो, हाई द फ्रिक्वेंसी बेटर द प्रोसेसर, बेटर दी प्रोसेसर। ठीक है, मतलब जितनी हाई फ्रिक्वेंसी उतना बेटर प्रोसेसर। तो यहाँ पे इस 2.5 का मतलब क्या है, 2.5 बिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो देखो, जब हम यहाँ इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं, तो अब प्रोसेसर की कंपैटिबिलिटी रैम के साथ कैसे देखी जाती है, प्रोसेसर की जो कंपैटिबिलिटी होती है वो रैम के साथ कैसे देखी जाती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा, क्या मैंने क्या बोला था, हायर इंस्ट्रक्शन बेटर प्रोसेसर। ठीक है, तो अब हायर इंस्ट्रक्शंस हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि जब भी हम कोडिंग करते हैं या कोई सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या लिखते हैं, उसमें क्या लिखते हैं, इंस्ट्रक्शंस। क्या लिखते हैं, इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अब देखो, एक प्रोग्राम में क्या होते हैं, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस। एक प्रोग्राम में मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो इंस्ट्रक्शन है ये क्या लेते हैं, स्पेस लेते होंगे, क्योंकि जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो तो वो कुछ ना कुछ स्पेस लेता है। मान के चलो उसने स्पेस लिया 262 MB का स्पेस, तो ये 262 MB में क्या है, सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होते हैं। तो याद रखना, मैं एक आपको हिरार्की बताता हूँ कि सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है। ठीक है, तो देखो क्या होता है सॉफ्टवेयर के अंदर, कि जब भी, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ रखा है, क्या है, इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इंस्ट्रक्शन से मिलके, मतलब मल्टीपल इंस्ट्रक्शन, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है, से मिलके क्या बनता है हमारा, क्या बनता है, प्रोग्राम। क्या बनता है, प्रोग्राम। ठीक है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन से मिलके क्या बनता है, प्रोग्राम। और बहुत सारे प्रोग्राम्स से मिलके हमारा क्या बनता है, सॉफ्टवेयर। तो अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर के अंदर क्या है हमारा, इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इनिशियली इसके अंदर क्या है, इंस्ट्रक्शंस। तो जब हमारा सॉफ्टवेयर कितना ले रहा है, 262 MB की बात हम कर रहे हैं, तो ये 262 MB के अंदर क्या है हमारा, इंस्ट्रक्शंस। तो कहीं ना कहीं ये इंस्ट्रक्शंस क्या है, स्पेस लेते हैं, इंस्ट्रक्शंस क्या लेते हैं, स्पेस। तो इनको अगर हम कोई एप्लीकेशन रन करेंगे तो उसके अंदर बैकग्राउंड में क्या रन होते हैं, इंस्ट्रक्शंस। और वो इंस्ट्रक्शन जब रन होंगे तो उन्हें क्या चाहिए, स्पेस।
और ये स्पेस उनको कहां पर मिलता है? ये स्पेस मिलता है उनको किसके अंदर? रैम के अंदर। किसके अंदर मिलता है? रैम के अंदर। कोई भी एप्लीकेशन किसका स्पेस यूटिलाइज करती है जब प्रोसेस होती है? यूटिलाइज किसका स्पेस? रैम का स्पेस। ठीक है, तो इसलिए जितनी बड़ी रैम होगी उतने ही ज्यादा क्या होंगे? इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस हो पाएंगे एक टाइम। ठीक है, आया समझ में? ये जितनी बड़ी रैम उतने ही ज्यादा इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस हो पाएंगे। तो इसलिए अगर हमारा प्रोसेसर हाई फ्रीक्वेंसी का है, हमारा प्रोसेसर क्या है? हाई फ्रीक्वेंसी का है, तो रैम का साइज भी क्या होना चाहिए? लार्जर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हमारा क्या है, रैम का साइज छोटा होगा तो उसके बाद मान लो हमने बहुत सारे एप्लीकेशंस रन कर दिए, तो उस केस में क्या होगा? या तो हमारा सिस्टम हैंग हो जाएगा या हमारा सिस्टम क्या होगा? स्लो डाउन। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा। उसके बाद जब हमने प्रोसेसिंग की बात कर ली तो वहां पे हमने क्या बोला? रैम की बात करी हमने, प्रोसेसर की बात करी। उसके बाद हमारा क्या आता है? आउटपुट। ठीक है, तो देखो कई बार क्वेश्चन ये आता है जब हमारा प्रोसेसिंग हो गई तो हमें क्या मिला? आउटपुट। ठीक है, तो आउटपुट तो तुम्हें पता ही है कि आउटपुट क्या होता है। आउटपुट यूनिट्स कौन कौन सी हैं आपका? मॉनिटर या फिर स्पीकर, ये सब क्या है? ये सब आउटपुट यूनिट्स। ठीक है, और आउटपुट क्या होता है? डिजायर्ड रिजल्ट, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है, तो अब देखो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसा कि जब हम प्रोसेसर की बात करते हैं तो प्रोसेसर को मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है कंट्रोल यूनिट, एक होता है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, अब कंट्रोल यूनिट को क्या बोलते हैं? कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम भी बोल देते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेसर को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का ब्रेन या फिर समटाइम्स हार्ट। ठीक है, एएलयू की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कई बार, क्या होती है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, सीयू की पूछ लें तो सीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? कंट्रोल यूनिट। समझ गए होंगे, कंट्रोल यूनिट है मतलब वो पूरे सीपीयू को कंट्रोल कर रही है। और नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है बॉडी का, वो भी क्या करता है? बॉडी के सभी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। अब इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं? देखो सीयू क्या होता है, जब भी सीपीयू को कोई इंस्ट्रक्शन मिलता है तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है? सबसे पहले तो उसको ट्रांसलेट करता है। ठीक है, ट्रांसलेट करने के बाद उसके मीनिंग को समझेगा। ठीक है, मीनिंग अंडरस्टैंड करने के बाद क्या करेगा? ऑपरेशन डिसाइड करेगा। ठीक है, अब ऑपरेशन डिसाइड करने के बाद वो क्या करेगा? इसको कहां भेज देगा? एएलयू के पास। कहां भेज देगा? एएलयू के पास। उसके बाद जब एएलयू को पता चल जाए क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो यहाँ पे फाइनली क्या होता है? ऑपरेशन परफॉर्म। ठीक है, और सेंड आउटपुट। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। सीयू क्या करता है? ट्रांसलेट करेगा। उसके बाद ट्रांसलेट करने के बाद मीनिंग को अंडरस्टैंड करेगा, फिर ऑपरेशन डिसाइड करेगा। ऑपरेशन डिसाइड करने के बाद कहाँ भेज देगा? एएलयू के पास। एएलयू के पास जाने के बाद एएलयू क्या करेगा? उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, और उसके बाद जब हमारा आउटपुट आ जाएगा तो उस आउटपुट को क्या करेगा? सेंड कर देगा। उसके बाद हम इसकी बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जो आपको शायद ही कोई बताया। ठीक है,
कि जो हमारा एएलयू है, क्या है एएलयू, वो कितने टाइप के अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, ठीक है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना कितने, 4 टाइप के, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। लॉजिकल ऑपरेशन की बात करें तो लॉजिकल ऑपरेशंस में क्या आते हैं, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, और लेस देन ग्रेटर देन, मतलब ये सब हमारे क्या है, लॉजिकल ऑपरेशंस, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो कई बार पूछ लेते हैं, वो पूछ लेते हैं कि एएलयू कितने टाइप के अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, तो वो क्या है आपका, कितने टाइप के, 4, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, ये क्या है, लॉजिकल ऑपरेशंस, इनका जो आउटपुट आता है वो किस फॉर्म में आता है, हमारे जो लॉजिकल ऑपरेशन है उनका जो आउटपुट है वो किस फॉर्म में आता है, वो आता है आइदर ट्रू या फिर फॉल्स, ठीक है, मतलब यस और नो, यही दो रिजल्ट आते हैं हमारे किससे, लॉजिकल ऑपरेशन से, ठीक है। उसके बाद कई बार ये आ जाता है जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है, क्या होता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का जो फंक्शन है वो कहाँ होता है, वो सीयू, तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहाँ से होता है, सीयू से, ठीक है। क्योंकि पता होगा ट्रांसलेट करना, ऑपरेशन डिसाइड करना, तो यहीं से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो मेन फंक्शन है वो कौन परफॉर्म करता है, एएलयू, ठीक है। उसके बाद कई बार क्वेश्चन ये आता है कि हमारा जो डेटा का फ्लो है, डेटा का डेटा फ्लो, उसे कौन कंट्रोल करता है, तो डेटा फ्लो कंट्रोल, तो कंट्रोल करने की बात आ रही है तो कौन सी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो डेटा का फ्लो कौन कंट्रोल करता है, हमारा कंट्रोल यूनिट, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा क्या, मेमोरी, मेमोरी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन मेमोरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो उन्हें डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है कि जो हमारी स्टोरेज यूनिट है वो कौन सी होती है, बिट्स, डेटा किस में स्टोर होता है, बिट्स में। तो क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि बिट की फुल फॉर्म बताओ, बिट की फुल फॉर्म क्या होती है, बाइनरी डिजिट, क्या होती है, बाइनरी डिजिट, और इसका मतलब बाइनरी या बिट का मतलब क्या होता है, आइदर 0 या 1, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ये आता है, हाउ मैनी बिट्स प्रेजेंट इन अ बाइट, बाइट में कितनी कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स, ठीक है। तो इसका मैं तुम्हें बता देता हूँ, देखो सबसे पहले क्या होता है, बिट, उसके बाद क्या होता है, बाइट, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, निबल, बाइट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, इस टाइप से, ठीक है। तो एक निबल में कितने बिट्स होते हैं, 4 बिट, एक बाइट में कितने होते हैं, 8 बिट, एक किलो बाइट में कितने होते हैं, 1024 बाइट्स, ठीक है। उसके बाद एक मेगाबिट में कितने होते हैं, 1024 किलोबाइट,
इनको उसके बाद आप बिट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कुछ नहीं करना। 1024 को 8 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 2 9 1 1 समथिंग लाइक कितने हमारे क्या होते हैं बिट्स हो, ठीक है। तो ये अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन में कई बार यही पूछ लेते हैं कि बिट क्या होता है, ठीक है। ये हमारी मेमोरी की क्या होती है, बेसिक यूनिट होती है, ठीक है। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ये पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो हमारी हर एक बाइट होती है, ठीक है, एवरी बाइट, एवरी बाइट, ठीक है, इन मेमोरी, एवरी बाइट इन memory given a unique address, unique address, ठीक है। तो जो भी हमारी बाइट है, क्योंकि देखो जो हमारी मेमोरी होती है वो हमें क्या देती है, वो हमें देती है मेमोरी लोकेशंस, ठीक है। तो जो ये बाइट है ये हमें क्या बताती है, मेमोरी लोकेशन के बारे में। तो हर एक बाइट जो है वो हमें क्या देगी, एक यूनिक एड्रेस देगी, ठीक है। बाइट में कितनी बिट्स होती हैं, 8 बिट्स, ठीक है। तो 8 बिट्स में अगर कोई आपसे पूछ ले कितनी मेमोरी लोकेशंस होती हैं, तो 2 की पावर 8, ठीक है। इतनी क्या होती है, मेमोरी लोकेशंस होती हैं। क्योंकि देखो 1 बिट, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो पहले पे क्या होता है, 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। तो इस तरीके से जब हम करते हैं तो ये हमारा कहाँ तक जाएगा, 2 की पावर 8 तक जाएगा। तो कितनी मेमोरी लोकेशंस बताएगा वो हमें, 2 की पावर 8। एक बाइट में कितनी मेमोरी लोकेशंस होती हैं, 2 की पावर 8। और हर बाइट क्या देता है हमें, यूनिक एड्रेस, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा मेमोरी के बारे में देखते हैं। तो देखो जब भी हम बात करते हैं किसकी, मेमोरी की, तो ये 2 टाइप की हो सकती है। पहला मेन मेमोरी, दूसरा प्राइमरी, सॉरी सेकेंडरी। जो मेन मेमोरी है इसके कुछ और नाम्स होते हैं, लाइक प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। या फिर इसको और भी बोल देते हैं, कई बार टेम्परेरी मेमोरी भी बोल देते हैं, ठीक है। या इंटरनल मेमोरी भी बोल देते हैं। सेकेंडरी को क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी को बोल देते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी, या फिर इसको परमानेंट मेमोरी भी बोल देते हैं, या फिर इसको एक्सटर्नल मेमोरी भी बोल देते हैं, ठीक है। अब इस मेन मेमोरी में मेनली आता क्या है, इसके अंदर क्या आते हैं, पहला आता है रैम, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका जो मेन रोल होता है वो किसमें होता है, प्रोसेसिंग में। एक दूसरी जो हमारी आती है वो आती है रोम, ठीक है। इन्हें हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, अभी इतना याद रख। इसके अंदर हमारे क्या आता है, HBD, SDD, CD, DVD, एक्सेट्रा, ठीक है। और ये क्या है, परमानेंट, और ये क्या है, टेम्परेरी, और ये क्या है हमारा परमानेंट, ठीक है। अब इसकी फुल फॉर्म में ऑलरेडी बता चुका हूँ, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम के अंदर हमारे क्या स्टोर होते हैं, मेनली फर्मवेयर, फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या होते हैं, जो हमें कंपनी से मिलते हैं, कंपनी से इनबिल्ट मिलते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास ये यहीं ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे देखेंगे। थैंक यू।